माँ हॉस्पिटल में जब तक बैठी रही जब तक कि उसके बच्चे को उसने देख नहीं लिया कि वो ठीक है। नहीं, अमेरिकन कौम के लिए बहुत सारे ऐलानात किए हैं। जिसने भी ये वाकया किया है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा मुफाहमत की बात की है। गवादर पोर्ट जो है जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस और मैं हूं जवाद कमाल। बच्चे को अगर मामूली चोट लग जाए तो माँ का पूरा दिन सोनिया इसी फिक्र में गुजर जाता है कि तब तक बच्चा ठीक नहीं होता था, माँ फिक्रमंदी रहती है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और जब तक बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना हो जाए ना, ममता को करार नहीं आता। वो जो ममता होती है ना अंदर से, वो जागी रहती है। और ये जज्बा जितना इंसानों में पाया जाता है, ट्रस्ट में, उतना ही जानवरों में भी ये जज्बा मिलता है और इसकी मौत से मिसालें बनती है। बल्कि टर्की से एक आजकल ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया सार्फिन की ख़ास तवज्जो हासिल है। आपको भी वो दिखाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक माँ है जो अपने बच्चे को लेकर आई है। माँ हॉस्पिटल में जब तक बैठी रही जब तक कि उसके बच्चे को उसने देख नहीं लिया कि वो ठीक है। माँ की ममता जो है, उसका दिल बेचैन था, बेकरार था अपनी औलाद के लिए, अपने के लिए। और जब तक वो ठीक नहीं हो गया वो वहाँ से गई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। इसी अच्छे से मैसेज के साथ कि ज़िंदगी में हर इंसान का या जानवर भी हो उसका एहसास करना चाहिए। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसब सदारत संभालते ही हैरानकुन ऐलानात। कैपिटल हिल हमले के 1600 मुल्ज़िमान के लिए मुआफ़ी और कोरोना वबा के दौरान गैर जिम्मेदारी के इल्ज़ाम पर WHO से अलहदगी का ऐलान। तारीख का सबसे बड़ा डिप्यूटेशन प्लान भी पेश। ट्रंप ने आते ही दुनिया को अचंभे में डाल दिया। कराची में लापता सारन की मौत ताहाल मुअम्मा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात। बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली थी। लाश मिलने से 5 रोज कबल कत्ल किया गया। मामले की अहम तरीन अपडेट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी आज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेशनल। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। PIA की पहली कमर्शियल परवाज की लैंडिंग। गवादर के लिए नए बाब का आगाज हुआ है। चीन और ओमान की सरमायाकारी से तामीर करदा एयरपोर्ट में खास क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हरासानी के बढ़ते वाक़यात। ख़वातीन अपनी हिफाजत आप किस तरह कर सकती हैं? सेल्फ डिफेंस ट्रेनर नम्रा नासिर आज बनेंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। बड़ी खबर और आज की टॉप स्टोरी की पहले बात कर लेते हैं। बड़े बड़े ऐलानात। डोनाल्ड ट्रंप ने बरसर इख्तिदार आते ही एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर धड़ाधड़ दस्तखत करने शुरू कर दिए और बताया जा रहा था कि 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जिन पर वो दस्तखत करेंगे। ट्रंप के बड़े ऐलानात में अमेरिका की जुनूबी सरहदों पर नेशनल इमरजेंसी का ऐलान शामिल है। इसके अलावा तालीम के हवाले से भी उन्होंने बात की और भी बहुत सारी बातें की हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। किस तरह देख रहे हैं आप ट्रंप की पहली स्पीच को, फिर उसके बाद में जो उन्होंने बाकायदा तौर पर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत भी करने शुरू कर दिए थे? जी हाँ, पूरी दुनिया के इंटरनेशनल कानून की पासदारी न होने का सिलसिला तो और सहरा वो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के ही सर पर। तो वो सिलसिला शुरू हो गया है मल्टीलैटरलिज्म दुनिया में। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू हो जाएगी, ख़ासतौर पे अमेरिका के हवाले से, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज से भी, पेरिस अकॉर्ड से भी, अपने यहाँ क्लीन एनर्जी के जो पहले पॉलिसी थी उसको भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी तरीके से उन्होंने उसके अलावा अपनी अमेरिकन कौम के लिए बहुत सारे ऐलानात किए हैं। किस हद तक कामयाबी होती है, क्योंकि पिछली मरतबा भी 2016 में जब वो आए थे तो मिलते जुलते ऐलान थे। तकरीबन उसमें से 60% यानी पहले 100 दिन के लिए जो मनसूबाबंदी उन्होंने पेश की थी 2016 में, उसमें से 55 से 60% पे अमल दरामद हुआ था। बाकी कुछ लीगल प्रोसीजर्स और प्रोसीडिंग्स के नज़र हो गया और कुछ अपनी जो ब्यूरोक्रेसी की रेजिस्टेंस की नज़र हो गया। इस दफ़ा वो ज़्यादा क़ुव्वत के साथ आई हैं, ज़्यादा ताकत के साथ आई हैं। दोनों उनके पास
हाउसेस, कांग्रेस के लोअर और अपर दोनों उनके पास हैं। अब वो बिल भी पास करा सकते हैं, जो कि उन्होंने जो भी ऐलानात किए हैं उसको तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत तो करेंगे ही करेंगे। जहां लीगल रिक्वायरमेंट होगी वहां उनके लिए अब कोई रुकावट ही नहीं है। जब बिल पेश करेंगे पास हो जाएगा वो बिल, उनकी ही कांग्रेस है, उनके ही अपनी पार्टी के लोग हैं। तो अब देख लें कि चीदा चीदा पॉइंट्स उन्होंने क्या किए अपने मुल्क के लिए। फिर आ जाते हैं जरा कि दुनिया किस तरह देख रही है इसको। तो अपने मुल्क के लिए तो आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि उन्होंने नेशनल इमरजेंसी बॉर्डर के लिए लगा दी, और ये इसका कैंपेन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो मुतअद्दिद बार इसका अनाउंस कर चुके थे, और उनके वोटर और सपोर्टर्स ने उसको इस सिलसिले में वोट दिया कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन प्लान के तहत आज से अमल दरामद शुरू, तो वो कर दिया उन्होंने। दूसरा फ्री स्पीच का उन्होंने, जो कि अमेरिकन ने लाइक कर किया, दुनिया में हर जगह लाइक करेंगे, कि फ्री स्पीच की कुछ कदगनें लगी थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पहले, उसको खत्म करते हुए उन्होंने कहा, मतलब कदगनें ये थी कि थोड़ी बहुत सेंसर होती थी कुछ मामलात में, तो उसको खत्म कर दिया उन्होंने। फिर अपनी मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कहा कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हमारी होगी, यानी कि मिलिट्री को मजीद ज़राए देंगे। और दूसरा एक जो सबसे उन्होंने कलीदी बात की कि जी मैं इस पूरी दुनिया में पीस मेकर का किरदार अदा करूंगा, यूनिफायर का, यानी कि लोगों को मिलाने का किरदार अदा करूंगा। किस हद तक इसमें कामयाब होती हैं आगे चल के 2 मिनट में उस पर रोशनी डाल दी जाएगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहेंगे तो बिल्कुल जमी साहब, आप वैसे कहेंगे जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। जमी साहब, अभी आपने कहा कि ट्रंप ने लातादाद जो है ऐलानात किए हैं। एक तरफ उन्होंने अमरीकी अवाम के लिए टैक्सों में कमी का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी ही जानिब उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है, और अमेरिका में लाखों की तादाद में ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं। क्या ये ऐलान उनके लिए सियासी नुकसान का बायस नहीं बनेगा? देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखना चाहिए, और आपके नाज़रीन को भी मुतला करते हैं कि वो फार राइट विंग के अप्रोच के ज़हन के मालिक हैं, और इस पर उनको वोट मिले हैं। वाइट सुप्रीमेसी के उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, 61% आबादी जो अमेरिका की है। तो वो राइट सुप्रीमेसी और जो फार राइट ख्यालात हैं, जैसे यूरोप में आजकल चलता आ रहा है, यहाँ चलता आ रहा है, तो उसमें जो पोलराइजेशन अमेरिका में हुई है वो तो है, और उसके ही उनको वोट मिले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रांसजेंडर का मामला, उन्होंने कहा अब तो हम पासपोर्ट पे लिख देंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा पहले कि मेल या फीमेल, 2 जेंडर के अलावा तीसरा जेंडर मैं नहीं तस्लीम करता, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज पास हो जाए, आज साइन हो जाएगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, उनके ये बड़े कड़े किस्म के कुछ फैसले हैं जो कि आज से उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मैक्सिको के हवाले से डॉक्टर साहब बताइएगा, उनका जो पिछला ट्रम्प था उसमें भी वो कहते थे कि वहाँ बाढ़ लगाएंगे, लेकिन इस बार तो उन्होंने कह दिया कि खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका कर देंगे। फिर जो उनकी ओवरऑल स्पीच थी उसमें आप नेशनलिज्म कितना ज़्यादा देख रहे हैं? एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात की, महंगाई पर उन्होंने बात की, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी प्लान नाफिज कर दिया, महंगाई को बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया, ऑयल एंड गैस की बात की, फिर उसके बाद में वो इंटरनेशनली कुछ इशूज़ पर उन्होंने बात की थी। तो वो जो नेशनलिज्म पर मबनी उनकी स्पीच थी उसको आप किस तरह देख रहे हैं? ओवरऑल अमेरिकन किस तरह देख रहे होंगे? उनको अपने कैंपेन के दौरान नेशनलिज्म पर ही वोट मिले ना। फार राइट अप्रोच के जितने भी सियासतदान हैं वो नेशनलिज्म को आगे बढ़ावा दे के अपने पॉपुलैरिटी को गेन करते हैं। तो यस, नेशनलिज्म की तो सारे पॉइंट्स हैं। आपने देख लें कि उन्होंने जो बात की कि जो हमारे तो पैरों के नीचे लिक्विड गोल्ड है, यानी कि गोल्ड, माया गोल्ड हमारे है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको दोबारा मैं लागू करता हूँ, उसके लिए इजाज़त देता हूँ। पहले कुछ पाबंदियाँ थी कि आप सारे के सारे उसको ड्रिलिंग नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि अभी हम सारा करके और अपने फॉसिल फ्यूल को न सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि दुनिया में पहुँचाएंगे भी। एक तो ये हो गया, जिससे कि क्लाइमेट चेंज पे फ़र्क पड़ेगा। क्लाइमेट के लिहाज से ये जो बाइडन ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत क्लीन एनर्जी के सिलसिले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिलसिले में जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए थे और जो पॉलिसी दी हुई थी उसको भी ख़त्म कर दिया। गल्फ ऑफ मैक्सिको का तो उन्होंने नाम चेंज करके बता दिया, यही नेशनलिज्म की एक उनकी और निशानी है। पानेमा कैनाल को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो अनाउंस कर दिया। तो फिर वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म पर तो मुबनी है, लेकिन अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि मैं पीस मेकर भी हूँ, यानी कि यूक्रेन की जंग का वो पहले से खात्मा
ऐलान करते रहे हैं कि मैं आऊँगा, ख़त्म कर दूँगा। गज़ा का उन्होंने कहा था जिस दिन मैं वोट दूँगा उससे पहले मैं चाहता हूँ कि गज़ा की जंग रुक जाए। हालाँकि उसके जो मुहर्रिकात दूसरे हैं उसको आपके अगर टाइम में परमिट किया तो उस मुहर्रिकात को इज़राइल के एंगल से बयान किया जा सकता है और आगे जाके टू स्टेट थ्योरी नज़र नहीं आती, वन स्टेट की नज़र आती है। जो उन्होंने अपना सफ़ीर वहाँ मुकर्रर किया है, जो वहाँ अपने एडवाइज़र्स उन्होंने मुकर्रर किए हैं, जो उनके बयानात हैं, उससे मालूम होता है कि यरूशलेम और मस्जिद अक्सा वाला मामला मुसलमानों के लिए और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, इसलिए कि उनके जो सेक्रेटरीज़ यानी कि जो मिनिस्टर्स उन्होंने अपॉइंट किए हैं, जो उनके एडवाइज़र्स हैं, जो एम्बेसडर इज़राइल में उनका जा रहा है, मैं उनके नाम भी गिनवा देता हूँ। तो उन्होंने कह दिया है कि वेस्ट बैंक को एनेक्स किया जा सकता है, यानी कि वो इज़राइल का खित्ता तस्लीम किया जा सकता है और यह वाज़ेह रहे कि वेस्ट बैंक में यरूशलेम है, वेस्ट बैंक मस्जिद अक्सा है। तो ये जो जी। ओआईसी के पहले चैप्टर में, पहले आर्टिकल में, प्रीएम्बल में दिया हुआ है कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की पासदारी के लिए ओआईसी अपनी मरबूत ज़ोर लगाएगी, अपनी सपोर्ट करेगी। लेकिन वो तो अब चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं इंटरनेशनल के हिसाब से। ईरान के मामले में उन्होंने डायरेक्ट तो ज़िक्र नहीं किया, लेकिन जी ईरान के मामले में तो अब चीज़ें मज़ीद जो पहले उनकी जी पॉलिसी थी उसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। जी जी यानी कि ईरान के लिए भी थोड़ी-सी सख्ती आएगी, लेकिन ईरान ने अपना बंदोबस्त कर लिया। अपने बिल्कुल डिफेंस का जो एग्रीमेंट उन्होंने किया कोऑपरेशन का, जी। डिफेंस एग्रीमेंट अच्छा कोऑपरेशन वैसे जी, रशिया के साथ, वैसे जमील तो साहब उन्होंने अपना बंदोबस्त जी, जी। जमील साहब वैसे इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की अगर बात करें तो मशरिक़ वस्ता के लिए उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी वाज़ेह दिखाई दे रही हैं और उन्होंने हमास और इसराइल जंग बंदी का सेहरा जो है वो अपने साथ सजा लिया है। तो क्या ये सिचुएशन मशरिक़ वस्ता को बदलती हुई तस्वीर कह सकते हैं आप? देखें, ये जो इस वक़्त जंगबंदी हुई है, बहरहाल इसकी ज़रूरत थी, जानों का ज़ियान ख़त्म करना था और 47,999 जो लोग जहाँ बहक हुए हैं, उनको भी बचाना था। लेकिन इसकी अगर आप गहराई में देखें, तो ये इज़राइल के टर्म पर ये चीज़ें हो रही हैं और जैसा कि मैंने चंद लम्हे पहले बताया कि इसके बाद उन्होंने उनके ही एक वज़ीर, यानी कि जिसको हम जी। वज़ीर कहते हैं, जी। उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो टू स्टेट थ्योरी वगैरह नहीं होगी और उनके ही जो माइक वाल्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि वी सपोर्ट अनदर ऑफेंसिव इफ वायोलेशन टेक्स प्लेस। नेतन्याहू ने भी यही कहा है कि हम दोबारा हमला चलें, कर बिल्कुल देंगे ठीक है। ये और तो हो गई दुनिया के मिडिल ईस्ट बहुत की सारे बात ना। तजिया डॉक्टर निगार साहब, मैं कहते हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिलहाल प्रायोरिटी में नहीं है। कल तस्करा भी नहीं हुआ साउथ एशिया का, तो हमें अब ऐसा क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए? तो यहाँ पर स्पेशली बॉर्डर के इशूज़ हैं, वो बताने के लिए जिस जंग को आपने छेड़ा था वो उससे अभी तक हम इफेक्ट हो रहे हैं। नहीं, एक चीज़ का तो ज़िक्र किया ना कल उन्होंने स्पीच में कि मैं टेररिस्ट ग्रुप जो हैं, उन पर मैं एक्शन लूँगा। तो टेररिस्ट ग्रुप जो अफ़गानिस्तान में जिसकी की रिपोर्टिंग यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम कर चुकी है, तो वो तो बड़े क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है। तो उस पर पाकिस्तान को पहले से काम करना चाहिए था। शायद थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन जिस मयार का काम फ़ॉरेन ऑफिस ने करना चाहिए था, हमारी इत्तला के मुताबिक वो नहीं हुआ है। तो क्योंकि अभी लास्ट मिनट प्रेपरेशन जितनी हो सकती है करें, ताकि जो स्पीच उन्होंने दी है उसके मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को जहाँ जहाँ उसमें अलाइनमेंट करनी है अपने मफाद के लिए पाकिस्तान ने उन अलाइनमेंट को किया जाए। क्योंकि आजकल जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोई लकीर के फकीर तो हम हो नहीं सकते। जी। हम तो इसको डायनामिक्स फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया ने अप्लाई किया हुआ है, यानी कि जो हालात और तग़य्युरात बदलते हैं उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान को इस पे थोड़ी सी और काबिश कोशिश 360 डिग्री विजन के साथ न सिर्फ यहाँ बल्कि अमेरिका में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है गैर रवायती हैं, किसी वक्त कोई फैसला कर सकते हैं। जो उनको अगला प्रोजेक्ट है वो अब्राहम अकॉर्ड है। जब अब्राहम अकॉर्ड का पहले मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो उससे फ़ायदा ज़्यादा इज़राइल को है, क्योंकि जो भी अरब और मुस्लिम दुनिया के जो मेंबर बनेंगे वो इज़राइल से ताल्लुकात के बाद इज़राइल जब वेस्ट बैंक को अनेक्स करेगा जिसकी कि इंडिया मिल गया है, यानी कि जब मस्जिद अक्सा के गिरदो नवाह का भी कंट्रोल संभाल लेगा, बल्कि मस्जिद अक्सा का भी, तो उस वक्त मुसलमान ममालिक उस पर कोई बात ना करें, रजिस्ट ना करें।
तो ये इब्राहिम अकॉर्ड जब ज़्यादा बढ़ेगा तो बाकी ममालिक जो हैं उन पर भी प्रेशर आएगा, उनके दोस्तों का, जैसे सऊदी अरब हो गया, गल्फ कंट्रीज़ हो गए, और अमेरिका का खुद का पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर। उसके लिए हमारी क्या पॉलिसी है, हमारे क्या मफाद उससे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीज़ों का अयादा करना पड़ता है। माशी तौर पर जो हमारी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट की है, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो है अमेरिका। और अमेरिका अब टैक्स लगाने जा रहा है, इस पर क्या स्टडी हुई है कॉमर्स मिनिस्ट्री की। ये तमाम चीज़ें देखें, आप सारे दिन प्रोग्राम कर रहे होते हैं तमाम चैनल्स, उसमें किसी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तो कोई आके तबसरा नहीं किया, ना ही किसी तज्जियाकार को कोई इतला मिली कि वो कर सके। अब जो ये 15% टैरिफ लगाया जा रहा है, हमारी मसनूआत महंगी होंगी, हम कितने कॉम्पिटिटिव रहेंगे बांग्लादेश, वियतनाम और बाकी ममालिक जो भेजते हैं अपना माल वहाँ, तो ये तमाम चीज़ों का अयादा करना पड़ता है। बिल्कुल, तमाम चीज़ों का अयादा करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रंप ने जो स्पीच की सोनिया वो सब नहीं देखी, और जिस तरह भी बताया कि हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी अब उनसे बात करने के लिए। टैरिफ अगर 15% बढ़ जाता है तो फिर हमारी मार्केट जो एक्सपोर्ट की मार्केट है वो कहाँ खड़ी है? बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बस ये ज़रा मुनासिब नहीं लगा कि पाकिस्तान जो है उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, जबकि होना तो उन्हें चाहिए था। माजी में तरजीहात होती थी, जब वो पहले आए थे तो उस वक्त तो सबसे पहले पाकिस्तान से बात करना बनता, क्योंकि अफगान वॉर चल रही थी। अभी इस वक्त पाकिस्तान ऐसा नहीं कि उनसे उनकी दुश्मनी है, लेकिन जो उनकी तरजीहात हैं वो नेशनलिज्म ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ज़्यादा है। पाकिस्तान खुद भी अपनी ज़रा अच्छी सिफारतकारी के जरिए इस मामले में कुछ जोड़ सकते हैं, आगे हो सकते हैं। अब जो वक्त है वो हो गया है ब्रेक का। जनाब ब्रेक लेते हैं छोटी सी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक अफसोसनाक वाक़या जो इस वक्त सारे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र बना हुआ है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से 11 रोज़ बाद 7 साला सालिम की लाश पानी के टैंक से बरामद होना तहकीकाती इदारों के लिए सवालिया निशान बन गई है। बच्चा 11 रोज़ से लापता था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पानी से निकलने वाली लाश 3 दिन पुरानी थी, जबकि इसी टैंक को कई बार चेक किया गया था। और साफ जाहिर है कि बच्चे को पानी में फेंका गया, लाश छुपाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज़्यादती होने की भी तस्दीक हो गई है। ये एक और संगीन मामला देखा गया है। इब्तदा में पुलिस ने बच्चे को ढूंढने के बजाय ख़ानदान की किरदार कशी की थी, उसमें इब्तदाई 2-3 दिन ज़ाया भी कर दिए थे, लेकिन बाद में मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर उठा तो फिर दौड़े लगी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकात कहाँ पहुँची हैं, और जो बच्चे हैं वो 11 दिनों में से 8 दिन बच्चा ये कहाँ गायब था। अगर मुबैना अगवा करने और रखने के बाद में उसे पानी में फेंका गया तो मुलजमान की निशानदही कैसे होगी। बड़े चैलेंजेस हैं कराची पुलिस के लिए। खुर्रम गुलजार बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी स्टोरी के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी की है, उनकी पूरी नज़र है। खुर्रम बताइएगा, 2-3 पहलू तो इसके बड़े अहम तरीन सामने आ चुके हैं। एक तो ये कि टैंक से जो बच्चे की लाश मिली है वो 3 रोज़ पुरानी है, 7-8 रोज़ पहले वो टैंक में नहीं गिरा। पहले तो पुलिस बता रही थी कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा। देखिए, ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है अब, क्योंकि 7 जनवरी से लेकर और 11 रोज़ बाद बच्चे की जो है वो डेड बॉडी मिलना, फिर उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें इस बात का भी इंकशाफ होता है कि बच्चे की जो गर्दन की हड्डी थी वो टूटी हुई पाई गई। साथ ही बच्चे के साथ ज्यादती के भी जो है वो शवाहिद पुलिस को मिल गए हैं। इसी तरह जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें ये भी पता चला कि बच्चे को गला दबा के कत्ल किया गया, और फिर जो है वो 5 रोज़ पहले ही टैंक में बताया जा रहा है बच्चे की डेड बॉडी को फेंका गया है। लेकिन जो भी मुलजिम इसमें शामिल है, जो SSP AVLC हनी राजन, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ये कि वो जल्द ही गिरफ्तार हुआ, क्योंकि इस सारे वाक़े में कोई करीबी अजीज ही मुलविस हो सकता है। क्योंकि बच्चा जिस तरह लापता हुआ, 5 दिन बाद जो है वो बच्चे को रखा गया, फिर उसके साथ ज्यादती के भी शवाहिद पुलिस के सामने आए हैं, और फिर उसको कत्ल करा गया। इस प्लानिंग से लाके उसी बिल्कुल एंड उस जिस फ्लैट में बच्चे की रिहाइश थी उसके सामने ही फ्लैट जो टैंक है पानी का ज़ेर ज़मीन, उसमें फेंका गया है। ये सारी चीज़ें हैं। इन तमाम मामला को इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो। अच्छा खुर्रम जी खुर्रम, आप हमें सुन सकते हैं? जी। खुर्रम, मुझे एक चीज़ बताइए कि
अभी तक जितनी रिपोर्ट सामने आई है, जो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही हैं, तो उसके मुताबिक पुलिस ने जो है वो 3 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इब्तदाई तफ्तीश जो शुरू हुई उसमें तकरीबन 3 दिन का वक्त लगा। उसके बाद क्योंकि 7 जनवरी को बच्चा लापता हुआ, 10 जनवरी से पुलिस। अच्छा खुर्रम, आपसे इस पर भी जवाब लेंगे। हमें सादिया जावेद साहबा तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं। सादिया साहबा, बहुत ज़्यादा जो है संगीन मोड़ जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ने ले लिया है, तो आप सिंध हुकूमत कितना सीरियस ले रही है? क्योंकि जो कुछ और बच्चे भी हैं गार्डन से गुमशुदा हैं, उनके भी वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ये इलाज सामने आने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिल्कुल ये किसी भी ख़ानदान के लिए, ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए, इतने छोटे बच्चे अगर गायब हों और फिर इस तरह लाश मिले तो बहुत तकलीफ़ दे अमर है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह से जो है वो पुलिस काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि इनके घर की तरफ से भी अगर जो मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा था कि इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया था कि जी हमसे तावान मांगा गया है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं जी वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत आपके रिपोर्टर ने भी ये बात की कि ये बिल्कुल कोई ख़ानदान में से हो सकता है या उस बिल्डिंग में से ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का ये वाक़या है कि बच्चा पानी के टैंक में से उसकी लाश जो है वो निकाली गई है, तो ये एक ये नहीं हो सकता कि ये कोई वो कहीं बाहर गया था और बाहर से किसी ने उसको अगवा किया। ये बिल्डिंग की सराउंडिंग्स में हुआ और जिसने भी ये वाक़या किया है वो बिल्कुल उसको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस इज आफ्टर द केस और बहुत जल्द इसकी सारी रिपोर्ट सामने। सादिया साहिबा, अनफॉर्चुनेट है इंतहाई ये वाक़या जो हुआ है और ऐसा आए दिन होता आया है, और मेरा ख़्याल है कि अगर पुलिस इनिशियल जो टाइम था उसका जो 3 दिन पुलिस ने वेस्ट किए अपने, तो जिन्होंने छुपा के रखा हुआ था वो भी थोड़ा सा शायद शेयर हो गए होंगे कि कोई इतनी ख़ास कार्रवाई तो हो नहीं रही है, क्योंकि यूजुअली अनफॉर्चुनेटली यही होता है हमारे यहाँ कि पुलिस जो है वो बड़ा ही देर से कार्रवाइयों का और तफ्तीश का आगाज़ करती है, इतने में जो है मुल्ज़िमान निकल जाते हैं करके या लाश पे बरामद हो जाती है थोड़े दिन तक। तो थोड़ा सा पुलिस को टाइट करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में? देखिए, सिंध पुलिस इस मामले में नहीं, बाकी भी सारे मामलात में ऐसी बात नहीं है, विजिलेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% विजिलेंट है, कहीं कहीं गफलत होती है। देखिए, हो सकता है कि शुरू में पहले 1 दिन या 1.5 दिन पेरेंट्स ने उस तरह सीरियसली रिपोर्ट ना किया हो और पुलिस ने वो ना देखो, लेकिन अब तो पुलिस इस केस में पूरी तरह से विजिलेंट है। सीएम साहब ने ये जो बच्चों के 2-3 जल्दी रिपोर्ट हुए, इनको नोटिस किया हुआ है। आईजी से वो कांटेक्ट में, होम मिनिस्टर साहब खुद इसमें वो हैं। ऐसे ना इस शहर को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। बिल्कुल सादिया साहब, आप जैसे आपने जिक्र किया कि दीगर वाकयात कभी, उनके बारे में भी जरा बता दीजिए। गार्डन से जो वाकया पेश आया था उस पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची, कुछ पता चल सका? देखें, एक तो पहली बात ये कि ये जो वाकयात हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जितना ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट करती है पेरेंट्स भी विजिलेंट होते हैं, बच्चों को इस तरह ना छोड़ने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चों को, क्योंकि जो भी रिपोर्टिंग है ये सब छोटे बच्चों के उसमें हो रही है। तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इन तमाम मामलात को देख रही। मैंने आपसे खुद कहा कि सीएम साहब का नोटिस भी है और होम मिनिस्टर साहब, आईजी साहब के साथ। इसमें कोई शक नहीं है, पेरेंट्स तो देखते ही हैं सादिया साहब, लेकिन बहरहाल अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, मैं तो इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को भी विजिलेंट होना चाहिए। जो देखें जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं। जी सादिया साहब, अच्छा चलिए, जो होना था वो हो गया, अब कहाँ तक पहुँची है तफ्तीश? आगे के मामलात किस तरह से हैंडल किए जाएंगे? नहीं जी, सारे तमाम थानों को
होम मिनिस्टर साहब की तरफ से इंटीमेट किया गया है कि वो ऐसे वारदात और वाक़यात पे नज़र रखें और ऐसे वारदात और वाक़यात रिपोर्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कराची इज़ ज़ीरो क्राइम सिटी। तो बिल्कुल होम मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं और हम मुस्तकबिल में मैं इस बात को वो करूँगी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात कम से कम रिपोर्ट हो। मैं ये तो नहीं कह सकती इतना बड़ा शहर है कि ज़ीरो क्राइम हो जाएगा कराची का, ये तो नहीं हो सकता। जब सेफ सिटी कैमरास लगेंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि ज़ीरो क्राइम हो, लेकिन इस तरह की जो अचानक इतना नंबर बढ़ा 10-12 दिन में 3-4 ये थोड़ा सा तशवीशनाक है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल, थैंक यू सो मच सादिया साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमें ज्वाइन करने के लिए। और खुरम गुजार से भी जान लेते हैं। खुरम, ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि अब तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और कितना टाइम और रिक्वायर्ड है मुल्ज़िमान को धरने में? देखिए, इसमें एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, वो भरपूर तरीके से इसमें काम कर रही है। डीएनए जो है वो एक शख्स का हासिल किया गया है जो कि मरने वाले बच्चे का करीबी अजीज बताया जाता है, अजहर नाम है। उसके अलावा जो पुलिस हुक्काम है उनका ये बताना है कि फ्लैट के कुछ जो मुश्तबा अफराद हैं उनमें कोई भी डीएनए मजीद डीएनए भी हासिल कर लिए गए। अब इसको मैच कराया जाएगा जिस पर शक व शुबात हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो पुलिस का यही कहना है कि तमाम जो सूरत हाल है सारिम के अगवा से लेके और कत्ल की वारदात तक में करीबी अजीज के ही मुलव्विस होने के जो है वो इम्कान पुलिस की जानिब से जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर ही ये सारा मामला हुआ। बच्चा किडनैप 7 जनवरी को होता है, 5 रोज पहले उसकी लाश जो है वो टैंक में फेंकी जाती है। ये सारी सूरत हाल को 4 टीमें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसको मजीद कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। और वो कौन से ऐसे फ्लैट्स हैं, क्योंकि मजीद कल भी एक पुलिस ने इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट पर छापा मारा जहाँ से कुछ चीज़ें पुलिस ने जो है वो तहवील में ली हैं, जैसे बेडशीट है, चादर को पुलिस अपने साथ ले गई है, उसका फॉरेंसिक कराने के हवाले से पुलिस की जानिब बताया गया है। तो इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में तेजी तो आई है, लेकिन जो नन्ही जान है वो इसमें जा चुकी है। उस बच्चे को जिस प्लानिंग से कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद लाश को टैंक में मिला के इस सारे मामले को ये रंग देने की कोशिश की गई कि ये एक हादसा था और बच्चा जो है वो खेलते हुए टैंक में जा गिरा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये सारा भांडा फोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ा है। और जैसा एक केस हमें याद होगा जो हुआ था कसूर के अंदर, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम पकड़ा ही गया था और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें भी हम उम्मीद करेंगे कि जल्द अज जल्द मुल्जिम तक पुलिस पहुंचे, जल्द मुल्जिमान पकड़ें। और प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखें और सेफ सिटी कैमरास का जो है वो प्लीज़ आगाज़ करें। हम ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। मौसम का हाल बताते हैं आपको। कल रात कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नारान, कागान, चित्राल, सवात, कोस्तान, शांगला और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का बाकायदा आगाज़ हुआ है। बलूचिस्तान में मौसम कदरे सर्द होने से 2 दिन के बाद ही सिंध में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश एक्सपेक्टेड है और पहाड़ों पर बर्फबारी की भी तवक्को है। शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्री तक और सूरज जो है वो चमकता रहेगा। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद की जानिब। तो हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 12 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 26 डिग्री तक और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। जबकि मीरपुर ख़ास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक और यहाँ पर भी सूरज चमकता रहेगा। नवाबशाह की बात करें तो नवाबशाह में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 9 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक और यहाँ पर भी सूरज रहेगा लेकिन ठंड रहेगी। जबकि लाड़काना में जो आज दर्जे हरारत है मिनिमम वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक और सूरज जो है वो निकला रहेगा। जबकि गवादर में मौसम अच्छा रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 15 होगा और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। और उसके बाद लेकर चलते हैं आपको कोयटा। तो कोयटा में आज बादलों का राज जो है वो रहेगा और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 0 और मैक्सिमम जाएगा 12 डिग्री
12 डिग्रीज तक और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। मुल्तान में जबकि जो आज दर्जा हरारत मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक और स्काई यहाँ पर भी क्लियर रहेगा। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर जो आज एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। जबकि वहीं फैसलाबाद में बराबर में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। बात करते हैं शहर इक़्तिदार की यानी कि इस्लामाबाद की। तो इस्लामाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा जबकि सर्द हवाएं चलती रहेंगी। जबकि वहीं मरी में पड़ोस में जो दर्जा हरारत मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 5 और ज़्यादा से ज़्यादा जो जाएगा वो जाएगा 21 डिग्रीज तक और यहाँ पर स्नोफॉल के इम्कानात भी हैं। जबकि पेशावर में आज जो दर्जा हरारत मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। सूरज जो है वो चमकता रहेगा। मुजफ्फराबाद में बारिश का इम्कान है, सर्द हवाएं चलती रहेंगी, बादलों की घनगरज जारी रहेगी जबकि उसके साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर जो होगा वो होगा 4, मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है 18 डिग्रीज तक। और स्कर्दू में आखिर में बर्फ़बारी के साथ साथ जो दर्जे हरारत जाएगा मिनिमम वो होगा -10, जी हाँ, और जाएगा मैक्सिमम पे 0 और स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। सो ये थी आज की ओवरऑल कंट्री की वेदर अपडेट्स। अब बात करते हैं हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से और उनसे जानते हैं कि और क्या क्या होने वाला है मौसम की तरफ से, मौसम की सूरत हाल क्या क्या होने वाली है। जवाब ओवर टू यू। मौसम की मज़ीद सूरत हाल बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए हमें प्रोग्राम में। बर्फ़बारी का अभी भी किन किन शहरों में ज़्यादा इम्कान है और सबसे ज़्यादा सर्द मकाम पाकिस्तान का कौन सा रहेगा, बारिश का इम्कान कहाँ कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बारिश जैसे पिछले 2-3 दिन से कहीं हल्की कहीं दरमियानी बलूचिस्तान के ज़्यादातर एरियाज़ में हुई है, शुमाली बलूचिस्तान और इसी तरह से मकरान डिवीजन के गवादर साइड पे भी कहीं ना कहीं हुई है कहीं कहीं बारिश और फिर ऊपर केपी में ख़ासकर वादी सवात है और फिर हज़ारा डिवीजन के चंद एक इलाकों में वहाँ हल्की बारिश हुई है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हुई है। इसी तरह कोयटा साइड पे भी हल्की सी बर्फ़बारी कोयटा वैली में भी हुई है, लेकिन ज़ियारत चमन और ज़ोब दूसरा जो इलाका है कान मैतर ज़ेल उसके साथ मुस्लिम बाग वगैरह उन इलाकों में बर्फ़बारी हुई है पिछले 2 दिन। और अब बलूचिस्तान में से तो आज शाम तक ये निकल जाएगा, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा यहाँ से और फिर अलबत्ता उधर ऊपर केपी के जो शुमाली इलाका जाता है यानी कागान नारान हो गया और बाबू सर टाप और दूसरी तरफ वादी सवात और उधर मरी और गलियात वगैरह का एरिया उन इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश है, कहीं दरमियानी बारिश है, ज़्यादातर तो हल्की बारिश है और उसके नतीजे उसके साथ साथ फिर बर्फ़बारी भी है, कहीं कहीं हल्की बर्फ़बारी है और कहीं दरमियानी इस तरह की। अच्छा सरफराज साहब आपने बताया कहीं हल्की बर्फ़बारी है कहीं दरमियानी है, आपने अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान का बताया कि वहाँ पर बारिश का जो स्पेल है वो 1-2 रोज़ में उसका जोर टूट जाएगा। तो बलूचिस्तान का जो मौसम है उसका बराह रास्त लिंक कराची के मौसम के साथ भी होता है। तो कराची में ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ चली गई हैं, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कोई एक आध वेव वापस आएगी या बस अब आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज गर्मी की तरफ ही जाएंगे? देखिए वैसे तो आपको पता है कि जनवरी के आखिरी दिनों में ग्रेजुअली कम होती जाती है सर्दी कराची में ख़ासकर और दूसरे इलाकों में भी, सिंध के ख़ासकर लोअर सिंध के जो दूसरे डिस्ट्रिक्स हैं ठट्ठा बदीन वगैरह। लेकिन अब जब तक ये वेस्टर्ली वेव एक तरह से प्रिवेल कर रही होती है जैसे बलूचिस्तान पे मौजूद है, अभी भी कुछ ना कुछ उसके नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान पे असरात मौजूद है और एक आध दिन का वक्फा छोड़कर यानी कल शाम को फिर होगा कुछ चागी डिस्ट्रिक्ट खासकर जो ईरान के साथ लगता है, इस तरह से चंद के इलाकों में कोयटा वैली में भी और गिरदुनवा में भी। तो अगले 2 दिन वहाँ वक्फे से गैप्स के साथ हल्की फुल्की बारिश है। तो जब तक ये वहाँ पर है तो इसका मतलब सरफराज साहब वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी ओवरऑल मुल्क के मौसम की सूरत हाल। लेकिन अब जो हमारे पास सूरत हाल है वो है ब्रेक की सूरत हाल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब बात हो जाए कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल की। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के तहरीरी मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का तहरीरी जवाब में कहना है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। और ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमती टीम ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जो जुडिशल कमीशन है उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमा तो वैसी अदालतों में है, फिर
बाज़ मुलज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएँ भी हो गई हैं और हुकूमती ज़राए ने तहरीरी जवाब में 26 नवंबर के हवाले से भी लापता अफराद की फहरिस्त और गिरफ्तार अफराद की तफसीलात मांगी हैं ताकि उस पर बात आगे की जा सके। जुडिशल कमीशन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा रुबीना खुर्शीद साहिबा। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए रुबीना साहिबा। अच्छा रुबीना साहिबा, बहुत ज़्यादा इस वक्त तनाज़े का शिकार बनते जा रहे हैं डायलॉग प्रोसेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप लोगों ने रिटर्न मांगा, उन्होंने चीज़ें रिटर्न लिख के दे भी दी, अब जवाब आपकी तरफ से ऑलमोस्ट रेडी है कि जुडिशल कमीशन कानूनी कुछ नुकात सामने आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर इन जवाब से सेटिस्फाई नहीं होगी, तो डायलॉग प्रोसेस में रुकावट आती देख रही हैं आप? देखिए, जहाँ तक PMLN की बात है या हमारी हुकूमत की बात है, हमारे सीनियर क़यादत की बात है और इरफान सिद्दीकी साहब, डेफिनेटली हम लोगों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा मुफाहमत की बात की है, आगे बढ़ने की बात की है, सियासी फ़रोग की बात की है, माहौल को बेहतर बनाने की बात की। आपको याद होगा जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तब भी उन्होंने कहा था कि आए मिलकर हम चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं, लेकिन तब भी उनका जो रवैया था आज भी उनका वही रवैया है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह की बातें इस टाइम बैरिस्टर गौहर अयूब साहब और उनकी जमात कर रही हैं वो सब हम जानते हैं और मेरे ख्याल में अवाम भी देख रही है कि इंतशार फैलाना और इस किस्म की जो बातें हैं, क्योंकि आप दो रास्तों की तरफ, दो कश्ती के सवार आप नहीं हो सकते। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको मुज़ाकराती माहौल में बैठ कर तो मुफाहमत की बात करनी चाहिए और आई थिंक कि इसी से उनकी सीरीज का जो है वो अंदाज़ा बखूबी होता है। और मैं समझती हूँ आने वाले दिन मज़ीद इस पर और उनकी जो हरकत साहबा, लेकिन हुकूमत मुसलसल कह रही है कि बानी PTI की रिहाई के जो मुतालबात हैं वो हिस्सा नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात पर बात हो रही है, तो किन मुज़ाकरात पर बात हो रही है? मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ का एजेंडा है क्या बेसिकली? क्योंकि हुकूमत तो मुज़ाकरात कर रही है लेकिन एजेंडाज मेन हैं क्या, सामने नहीं आ रहे। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि मुफाहमत की बात है। पार्लियामेंट में आप देखें जब आप बैठते हैं, अपोजिशन जो है उसका क्या काम होता है? अपोजिशन का काम होता है कि आप कानून साजी के ऊपर बात करें, आप आगे मुल्क के लिए बेहतरी की बात करें, जहाँ पर अगर कोई चीज़ गलत हो रही है आप उसकी बात करें कि हमें इस गलती को रोकना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंट के अंदर रवैया है हमारे जितने भी अपोजिशन के जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वो जो वक्फा जो सवालात का वक्त होता है उसके अंदर जो उनका रवैया है, जो सीरियस नज़र आती है, या जिस तरह से वो कोशिश करते हैं कि हाउस का जो डेकोरम है उसको ख़राब किया जाए और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, तो आई थिंक उससे काफ़ी वाज़िया हो जाता है। और हम लोग तो हमेशा ये चाहते हैं, देखिए इलेक्शन की बात होती है, चाहे कानून साजी की बात है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुल्क की बेहतरी और मुफाद के लिए जिसमें साथ बैठने की बात है, और जो रवैया है वो डेफिनेटली वो इस किस्म का नहीं है कि उस पर बैठ के बात की जा सके। और मैं समझती हूँ कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, मुल्क की मफादात में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ बैठा जाए। और आप भी बखूबी जानते हैं कि जब पिछले दिनों में एक गैर मुल्की जो हमारी तरफ एक बहुत बड़ी शख्सियत आई, सदर आए हुए थे, और उस टाइम पे इस पार्टी के क्या सूरत हाल थी, क्या उनका रवैया था, किस तरह से एक जो अनसर्टनिटी की जो सिचुएशन जो है जिसको बार बार पैदा करने की नाकाम कोशिश की जाती है, आई थिंक वो बहुत वाज़ेह है। तो हम हुकूमत तो यही चाहती है कि आप बैठें, मुज़ाकरात करें और बात करें टेबल पर, क्योंकि देखिए बड़ी से बड़ी जंगें भी जो हैं वो बात करने से, डायलॉग से ख़त्म होती हैं। आई थिंक कि काश के हमारे लोग जो हैं वो अब भी समझ जाएं तो बेहतर है, लेकिन उनके बारे में इससे ज़्यादा बिल्कुल ठीक है रुबीना साहब, आपने कहा बड़ी से बड़ी जंगें डायलॉग से ख़त्म हो जाती हैं। अब कुछ तो कबल हमने देखा अपोजिशन जमातों की शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर में एक अहम बैठक हुई थी, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई थी, कोशिश की गई थी कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म किया जाए। तो मुआशी सूरत हाल के लिए सियासत में इस्तेहकाम इस वक्त कितना ज़रूरी है हुकूमत के लिए स्पेशली? देखिए, जहाँ तक बात है आपस में बैठ के बात करने की, मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क जो है वो माशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपस के हालात जो हैं उनको बेहतर करना हम सब, हर एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह सियासी जमातों की भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, और अगर हमें मुल्क के मुफाद, बेहतर मुफाद के लिए जो चीज़ें बेहतर हैं, मैं समझती हूँ कि उससे बढ़कर नहीं है कि हमें अपनी अनाओं को, अपनी जो
अनाउंस से बढ़कर नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए सोचना है, और मैं समझती हूँ मुल्क के आगे तो कोई चीज़ भी जो है वो बड़ी नहीं होती। अल्लाह पाक करे। रुबीना साहब, लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद अपने पहले ही खिताब में बड़े बड़े ऐलानात किए हैं और यकीनन आलमी मंजरनामे तब्दील होंगे और नज़र भी हमें सबको यही आ रहा है। सदर ट्रंप की काबीना में जो लोग हैं उनके दुनिया भर में असरात भी नज़र आने लगे हैं। कनाडा, बरतानिया, उसके साथ कई मुल्कों ने तनकीद भी की है। आप कैसे देखती हैं इस नए अमरीकी इंतज़ामिया की पाकिस्तान के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं? देखिए पॉलिसी तो डेफिनेटली जब वो आएंगे उनकी क्या पॉलिसी होती है वो तो जल्द अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है हालात को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाने की, एक अच्छे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उसको बनाने की हमेशा कोशिश की है, और आइंदा आने वाले दिनों भी मैं समझती हूँ कि हम इसी तरह से इन रिलेशंस को आगे बढ़ते हुए अच्छे तरीके के साथ अच्छे हुकूमती जो ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं हमारे, उनको बेहतर से बेहतरी की तरफ जाते हुए देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अच्छी चीज़ों को वेलकम भी किया है और अच्छी पॉलिसीज़ को भी वेलकम किया है। लेट्स सी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब आते हैं तो वो क्या पॉलिसी लेकर आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान के मुफाद और हक में जो बेहतर होगा पाकिस्तान अपनी हमेशा उसके ऊपर स्टैंड भी लेता है, और लेट्स सी आने वाला वक्त जो है वो क्या होगा, क्योंकि मैं नजूमी तो हूँ नहीं कि बता सकूँ कि ट्रंप की क्या पॉलिसी है, बट लेट्स सी। आई थिंक डिप्लोमेटिकली अगर रिलेशंस के हवाले के साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान विल स्टैंड ऑन इट्स ग्राउंड्स एंड इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रिलेशंस, बेटर रिलेशंस एंड बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड लेगा जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है उसको लेकर, लेकिन पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नेचुरल बॉन्डिंग है, जब ज़रूरत होती है तब दोनों ममालिक करीब आ जाते हैं, दूरियां भी अक्सर पैदा होती रही हैं, हमने देखा सरमोरी आई है ट्रंप के आने के बाद। आप क्या समझती हैं पाकिस्तानी सियासत पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि जो नई इंतजामिया है उसका झुकाव अपोजिशन जमातों की जानिब ज़्यादा नज़र आ रहा है? देखिए ये कहने की भी बात है अभी, जैसे मफरूज़े और इन चीज़ों के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, और मैं समझती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये कहना कि अपोजिशन की तरफ झुकाव है, झुकाव जिसकी तरफ मर्ज़ी हो, बात तो वो है कि जो बात स्टेट की होगी हम उसी चीज़ को फॉलो इंशाल्लाह, जो स्टेट के हक़ में बेहतर होगा, मुल्क के मुफाद में बेहतर होगा, वही बात होगी। ऐसे रुबीना साहिबा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हुआ है। आप खुद हुकूमती माहौलियाती स्ट्रैटेजीज़ देख रही हैं, इस हवाले से कुछ बात करना चाहेंगी कि कौन से इक़दाम उठाए जा रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे माहौलियाती चैलेंजेस का जो है वो सामना कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है अगर देखा जाए तो जो टॉप वनरेबल ममालिक हैं उनके अंदर आता है, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि जिसमें हमारा अपना किरदार जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो है उनकी वजह से इस टाइम पाकिस्तान कितना ज़्यादा मौसमियाती चैलेंजेस जो हैं उनसे निपट रहा है, और किस किस चैलेंज में हम देखते हैं कि एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, हीट वेव्स, और फिर उसके बाद और बहुत सारी जो असरात हैं वो हम पे हम उन चैलेंजेस को निपटते हैं। जहाँ तक बात है वफाक की, तो वफाक का काम है कोऑर्डिनेशन करना सूबों के साथ, और मुझे ना सिर्फ ये करना बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ और उन चीज़ों को भी देखना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सरबराही के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो पूरी दुनिया में जब भी कहीं जाते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो हमेशा क्लाइमेट चेंज और जेंडर दोनों की बहुत ज़्यादा जो है इनकी अहमियत के ऊपर बात भी करते हैं। तो पाकिस्तान नेशनली और इंटरनेशनली इन चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ना सिर्फ काम कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस हो, और सूबों के साथ मिलकर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि सूबों के साथ मिलकर जो पॉलिसीज़ हैं, इक़दामात हैं, उनको जो है बरूए कार लेकर आया जा रहा है, और किस तरह से हम इंटरनेशनली इन चैलेंजेस के लिए अपनी आवाज़ उठाकर, और किस तरह, बिकॉज पाकिस्तान इज़ नाउ moreover talking about the climate justice as well, और इसके साथ साथ जिस तरह से हम अपने जो, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि किस तरह अपनी फसल, जो हमारे फार्मर्स हैं, हमें उनको किस तरह से जो है अवेयरनेस देनी है, किस तरह वो तमाम तर, क्योंकि ये एक नहीं, क्योंकि अंडर द सन जो है वो तमाम तर चीज़ें क्लाइमेट चेंज से रेलिवेंट है, तो इसके लिए ना सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ को, सूबों को, सबको साथ लेके जा रहा है, और उसी के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ जो है वो भी किए जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। रुबीना खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। रुबीना साहब ने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, उन्होंने क्लाइमेट के हवाले से भी बात कर ली, फिर जो अमेरिका में तब्दीली आई है वहाँ पर भी, और पाकिस्तान में डायलॉग प्रोसेस में उन्होंने क्लियर कर दिया है सारा कुछ कि इतना जो कुछ भी हुकूमत ने जवाब तैयार किए हैं जुडिशल कमीशन को लेकर
वो कानूनी है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और साथ में क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारा फोकस किया और आपने देखा, उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने क्लाइमेट चेंज की बात करने का मुझे मौका दिया जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज एक सियासी गुफ्तगू के साथ साथ ये जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है ना, ये भी बड़ा एक अहम टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट भी कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इस चीज़ को भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। लेकिन एक और चीज़ भी सीरियसली ले ली हमने, ब्रेक का वक्त ब्रेक हो गया जनाब। वेलकम बैक। कल पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया और कल पहली कमर्शियल फ्लाइट भी लैंड कर गई। और कराची से 46 मुसाफिर थे जिनको लेकर कौमी एयरलाइंस का तैयारा पहली बार लैंड कर गया। लैंडिंग के बाद तैयारे को रिवायती वाटर कैनन सैल्यूट भी पेश किया गया। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के लिए अहम तरीन दिन रहा। गवादर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, जो ऑपरेशनल वहाँ से अब ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। 46 मुसाफिरों को लेकर वहाँ पर पहला तैयारा भी लैंड कर चुका है। और जबल बड़ा खूबसूरत लग रहा है अपेरेंटली, आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाया था तो वो भी ऐसा लग रहा था रेगिस्तान के बीच के अंदर बना हुआ था स्टेडियम। अब ये एयरपोर्ट बनाया, देखें ये भी देखें, ऐसा लग रहा है ना चारों तरफ से अभी यहाँ पर डेवलपमेंट होनी है, लेकिन एयरपोर्ट आता है तो बनता है तो उसके बाद में फिर वहाँ डेवलपमेंट शुरू होती है। गवादर के लिए एक नए बाब का आगाज़ हुआ है और ये जो है अल्लाह करे कि हमारे लिए बड़ा ही फ्रूटफुल साबित हो। बिल्कुल ऐसी है। इस पर बात कर लेते हैं। फरा अजीम शाह मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फरा अजीम साहबा अपना वक्त देने के लिए। पाक चीन शराकत दारी में एक अहम संग मील उबूर हो गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है, कैसे देख रही हैं आप? नए बाब का आगाज़ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये निहायत खुशी का दिन है कि गवादर पोर्ट एक्टिवेट हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवादर पोर्ट जो है जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है, जियो पॉलिटिकली भी बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। और आप ये देखें कि ये जो रूट है ये ट्रेड ट्रांजिट है तमाम हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये एक नए बाब का आगाज हुआ है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को अब वेलफेयर स्टेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से आपने देखा कि कल वजीर आला ने और आसिफ ख्वाजा साहब ने बाकायदा तौर पर जो मुसाफिर थे प्लेन में उनको वेलकम किया। और यहाँ मैं ये भी जरूर बात करूंगी कि बहुत खूबसूरत अंदाज था। हमने सब मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि गुलाब के फूल देकर वहां पर लोगों को वेलकम किया गया। और ये पैगाम हमने पूरी दुनिया में दिया है कि अब पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और स्पेशली बलोचिस्तान को, क्योंकि देखें गवादर जो है हमेशा से नजरों में रहा है और गवादर के हवाले से दुनिया भर में आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और यहाँ कर अब देखें ये खुशी की बात है कि अब गवादर के लोकल लोगों को एक्टिवेट किया, इस तरक्की के अमल में शामिल किया गया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तरक्की के नए बाब जो हैं वो खुलेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। पाकिस्तान अब तरक्की की नई राह पे गामजन होगा। अच्छा, अब कराची की ज़रा बात करें तो कराची से पहुंचने वाले हवाई जहाज़ को वहां वेलकम किया गया, वहीं दुनिया भर से फ़्लाइट का ऑपरेशन भी बहाल हो गया। ये बताइए कि गवादर एयरपोर्ट के अतराफ जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम कैसे हैं? जी, सिक्योरिटी के इंतजामात की अगर मैं बात करूं पूरे बलोचिस्तान के हवाले से मैं यहाँ ज़रूर बात करूंगी कि अभी हमारे जो वज़ीर आला हैं मीर सरफराज बुगटी, उनकी क़यादत में उनकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और साफ अल्फाजों में वज़ीर आला ने हमेशा ये बात की है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये हमारे मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं और ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इनके साथ कतई तौर पर रहमदिली से पेश नहीं आया जाएगा। और जहां फिर बात आती है आपकी सरजमीन की सिक्योरिटी की, आपके पाकिस्तान की इस्तेहकाम की, बलोचिस्तान की तरक्की की, तो वहां पर ऐसी जो नेगेटिव ताकतें हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जी अच्छा फरा साहब, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल स्टार्ट तो हो गया है। चीन और ओमान की सरमायाकारी से तामीर करदा एयरपोर्ट में खास क्या है दीगर एयरपोर्ट की निस्बत?
ये एयरपोर्ट जो है इसमें तमाम जदीद सहूलियात जो हैं वो मुहैया की गई हैं और 3658 जो है इसकी लंबाई है और इसके साथ साथ 700 मीटर की इसकी चौड़ाई है और इसमें जो भी जदीद सहूलियात हैं उससे ये मुयज़्ज़न है। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें हर साइज़ का जो जहाज़ है वो लैंड कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए फराज साहिबा कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल हम सब पर आया है और एहतजाज गवादर के इस नए एयरपोर्ट से इफ्तिताह की राह में कई बार रुकावट भी बने हैं। पहली इफ्तिताह की तारीख 14 अगस्त थी 2024, बट उसके बाद 20 जनवरी आ गई 2025 इफ्तिताह हो गया। तो अमन अमान के चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत जो है वो किस तरह के इक़दाम उठा रही है? जी देखिए, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर आपके सामने रखूँगी कि आपके पूरी दुनिया में दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर लड़ाई होती है, एक रिसोर्सेज पे, एक जब आप किसी को राइट्स ना दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान हम जिस तरीके से देखते हैं कि रिसोर्सेज से, मिनरल रिसोर्सेज से, गवादर पोर्ट से माला माल सूबा है, तो इस पे उन मुल्कों की नज़र रहती है जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के, और मैं यहाँ पर सल्यूट पेश करती हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को, उनके विजन को कि वो जिस तरीके से दिन रात एक्टिवली काम कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। 3-4 यहाँ पर मैं आपको जल्दी जो हमारे तरक्याती कामों में बहुत बड़े इनिशिएटिव वज़ीर आला ने लिए हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं कि आपके जो लोगों को जो नेगेटिव पावर्स हैं वो अपने आला कार के तौर पर यूज़ करती हैं और उन लोगों को यूज़ करती हैं जो सिस्टम से मायूस होते हैं। तो वज़ीर आला ने अब यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम्स काफ़ी हद तक शुरू किए हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स देकर 30,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाहर मुल्कों में भेजा जाएगा। बिल्कुल, बाहर मुल्कों में भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग पर। अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हमें बता रही थी। स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट है जिसे बना दिया गया है। ऐसे ही। और अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। कराची में इन दिनों नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं, जहाँ पे मर्द और ख़वातीन अपनी शानदार महारतों का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। और ये चैंपियन शूटिंग जो है ये 300 से ज़्यादा इसमें जो है लोग शामिल हैं, मर्द और औरतें दोनों। जबकि पाकिस्तान आर्मी, मेज़बान पाकिस्तान नेवी और सूबों की टीमें भी शरीक हैं। कारसाज में जारी गेम्स में सोनिया सुंदस वहाँ गई थी, उन्होंने वहाँ विजिट भी किया था। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ देखा, एक रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ सोनिया सुंदस। एक बार फिर आपको बाहर लेकर आए हैं हम। और जनाब यहाँ जो मैं मौजूद हूँ ये जगह है कारसाज, और यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम 32वीं नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ हो चुका है और ये पूरे एक हफ्ते का इवेंट है। इसकी कमाल बात यह है कि यहाँ पर मेल और फीमेल शूटर्स जो हैं मौजूद हैं और 300 पार्टिसिपेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस तरह का जो इवेंट है वो ज़बरदस्त इवेंट होता है। एक काम करते हैं, चलिए आप मेरे साथ चलिए और बाकी का अहवाल आपको दिखाते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अच्छा व्यूअर्स, आपको एक कमाल की बात बताऊं कि ये जो शूटिंग शोबा है ये स्पोर्ट्स में तस्वुर किया जाता है और इसकी रेंज होती है डिफरेंट तरह की। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर कैमरा लेके जाएं तो यहाँ पर 10 मीटर्स की रेंज है। यहाँ पर 10 मीटर्स की शूटिंग होती है और उससे थोड़ा सा आगे इस तरफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 25 मीटर्स की रेंज है और इसके अलावा 25 के अलावा 50 मीटर्स की रेंज का भी जो है वो इसमें स्पोर्ट्स है। और ये 3 रेंजेस है और यही रेंज स्पोर्ट्स में तस्वुर की जाती है। इसके अलावा जो इससे ज़्यादा रेंजेस हैं वो इस स्पोर्ट्स कैटेगरी में फॉल नहीं करती हैं। फीमेल शूटर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो कैसे इस फील्ड में आई और किस तरह से वो आगे बढ़ी हैं। एज अ फीमेल शूटर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरीज फातिमा है। अरीज, आप किस इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं बेसिकली आर्मी से बिलोंग करती हूँ, आर्मी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ नेशनल लेवल।
सो ये आपका पहला कंपटीशन है या इससे पहले आप कुछ जीत चुकी हैं? इससे पहले भी मेरा एक इवेंट हो चुका है प्रोन का, उसमें मेरा इंडिविजुअल सिल्वर आ चुका है। वाह माशाल्लाह, अब भी जिस तरह से आपने लेट के वो जो फॉर्म बनाई उससे तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई प्रो है बंदी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी ये जो आपने गन इस्तेमाल की, इसको प्रॉपर्ली आपने मुझे दिखाया, उस गन का नाम क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और आपने ख़ास तौर पे ये गन क्यों चूज़ की है? राइफ़ल बेसिकली मेरी सबसे प्रायोरिटाइज चीज़ रही है शुरू से ही, क्योंकि हमेशा से पिस्टल्स और राइफ़ल में हमें चूज़ करने को कहा गया था कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि राइफ़ल के साथ ना एक अजीब से कनेक्शन फ़ील होता है। पिस्टल छोटी सी होती है, हैंडल करने बेशक ईजी होती है, राइफ़ल के साथ ना आपको लगता है कि शायद एक प्रोफेशनल फ़ील आती है। तो जब हम स्टार्टिंग हमने की थी तो एज ए बिगनर, तो उस टाइम तो हमें आइडिया नहीं था कि राइफ़ल को किस तरह यूज़ करना है, राइफ़ल क्या चीज़ होती है, पिस्टल क्या चीज़ होती है। सो बाय द टाइम जैसे जैसे हमने सीखना शुरू किया, फिर हमें ऑप्शन मिला कि आप राइफ़ल से स्विच करना चाहते हैं पिस्टल में या नहीं, क्योंकि उनको था कि ज़ाहिर कंपैरेटिव रिजल्ट्स जो होते हैं वो राइफ़ल के और पिस्टल के बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि राइफ़ल में आपकी जो स्कोरिंग होती है दैट इज़ इन डेसिमल, और पिस्टल के अंदर जो हमारी स्कोरिंग होती है वो हमारी होती है होल नंबर के अंदर। सो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा, दैन आई लिटरली फील लाइक कि नहीं, मुझे राइफ़ल में ही रहना चाहिए, क्योंकि राइफ़ल के साथ एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ आता है आपका। थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में, लाइकवाइज आपने इतना डिटेल में समझाया, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ारूक साहब, उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप कब से आप शूटिंग कर रहे हैं, पैशनेट हैं या वैसे ही करते हैं? आई एम शूटिंग सिंस 10 years. I started off with shooting in 2015 as a professional. So this is a professional shooting going on. और आप किस कैटेगरी में यहाँ पर शूट कर रहे हैं? I have been shooting in professional category. I have been representing Pakistan abroad in competitions internationally, in World Cup, in World Championships as well. और since पाकिस्तान में एक national championship annually होती है sequentially, so it is going on in process, तो हम उसमें shoot कर रहे हैं. They all are the professionals here. Okay, thank you so much sir, and wish you best of luck. Thank you. I wish everybody to shoot good. Thank you. So viewers, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑफिसर इंचार्ज शूटिंग रेंज और कमांडर बारी साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। सर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स ही नहीं, फ़ीमेल शूटर्स भी मौजूद हैं। हम लोगों ने सारा यहाँ पर अभी देखा है, उनसे बात भी की है। ये इनिशिएटिव लेना कि सिर्फ मेल शूटर्स ही नहीं, फ़ीमेल शूटर्स भी होंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो लेडीज़ शूटर हैं तमाम टीमों का तकरीबन वो इस वक्त हिस्सा हैं, पाकिस्तान की तमाम टीमों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जैसे आपको बताया कि ये स्पोर्ट शूटिंग है, तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट शूटिंग में बहुत सारी ख़वातीन हिस्सा लेती हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। इसी तरह हमारी भी जो लेडीज़ हैं पाकिस्तान में जो खेल रही हैं शूटिंग, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और भी दूसरे इदारों से, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल्स हैं, यहाँ पर जीतने के बाद या अदरवाइज़ भी इंटरनेशनल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो वहाँ पे जाके? जी बिल्कुल, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो मुकाबले हो रहे हैं, ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे बैनर के नीचे हो रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी आउट क्लास परफॉर्मेंसेस होती हैं, अच्छे हमारे शूटर्स होते हैं, उनको फिर वो लोग सेलेक्ट करते हैं, फर्दर एशियन लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। जो एशियन लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में अच्छा करते हैं, फिर वो आगे जाके ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक ख़त्म हुआ है उसमें हमारे 3 शूटर्स क्वालिफाई करके गए थे, जिसमें 2 लड़के थे और एक लड़की भी थी। 3 शूटर्स हमारे खेल के आए हैं अभी ओलंपिक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। व्यूअर्स, आज का दिन हमने यहाँ नेवी वालों के साथ गुजारा और आपको दिखाया कि 32वीं चैम्पियनशिप शूटिंग की किस तरह से होती है, मेल और फीमेल शूटर्स इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी गन्स वो किस तरह से यूज़ करते हैं। और आप मेरे पीछे भी इस वक्त देख सकते हैं यहाँ आला कैटेगरी की शूटिंग चल रही है। डिफरेंट इदारों के जवानों ने हिस्सा लिया, नेवी के जवान भी शामिल थे और हमने बहुत अच्छा दिन गुजारा शूटिंग करके, तो हम सभी को बहुत मज़ा आया। तो ये था आज के प्रोग्राम का हिस्सा जो हमने आउटडोर आपको दिखाया, और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ।
भाई बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था, आप तो खुद भी इस इवेंट का हिस्सा बन गई थी, वहाँ पे निशाने लगा रही थी। बिल्कुल, मैंने भी शूटिंग किया, मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, और ज़्यादा खुशकुन बात पाकिस्तान के लिए यह है कि इस तरह के इवेंट जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं, पाकिस्तान भी मकबूल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, और नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे भी ये खेले जाते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरनेशनली भी जाके जो है पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। अच्छा, जब मैंने वहाँ गन पकड़ी, सारा कुछ किया, मेरे हाथ है ना बड़ी ड्राई से हो गए, स्किन भी ड्राई होना शुरू हो गई, और मेरे ख्याल से सिर्फ मौसम ऐसा है शायद इसलिए हो गई होगी, है ना। नहीं, अब इसी पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड बात करें। पाकिस्तान इस वक्त नाज़रीन उन ममालिक में शामिल है जहाँ जल्दी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी दो बड़ी वजूहात हैं, एक मौसमियाती तब्दीलियाँ, दूसरा गर्दो गुबार का माहौल है, और नाक़िस क्वालिटी की ब्यूटी क्रीम्स भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था आपने कुछ ऐसा लगाया जो जिसकी वजह से मुझे भी कोई ब्यूटी क्रीम मुझे रिएक्ट कर गई है? तो मेरा ख्याल है बगैर टाइम वेस्ट किए ना डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ। भाई हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर बिलाल शम्स, स्किन एक्सपर्ट, और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस शो। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जहां जल्दी बीमारियां जो हैं बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, और इसकी एक बड़ी वजह नाक़िस क्वालिटी की ब्यूटी क्रीम्स का बेजा इस्तेमाल है। कैसे हम अपनी आवाम को इस चीज़ पर लेके आएँ कि भाई जो क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उनको देख तो लें, परख तो लें, आपके लिए वो सूटेबल हैं नहीं है, ये जान तो लें। सोनिया, ऐसा है कि हमारी आवाम के अंदर लिटरेसी रेट कम है। इवन मैंने लिटरेट लोगों में देखा है कि उनके अंदर अवेयरनेस कम है। तो ये इस मसले को बराबर करने के लिए, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम है रेगुलेट करना ब्यूटी क्रीम्स को या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या कॉस्मेटिक्स को या मेडिसिन जितनी भी हैं, लगाने वाली, खाने वाली या इंजेक्टेबल्स। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आजकल लगाने वाली मेडिसिन से नहीं आ रहा, इवन टॉपिकली जब आप लगाते हैं या इंजेक्ट करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो एक अच्छी क्रीम का इस्तेमाल या इवन एक अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाना, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अवाम को तो ये चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें, खुद पे चीज़ें ना आजमाएं। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, और मार्केटिंग को देख के लोग वो एडिटेड एडवर्टाइजमेंट से ना वो इम्प्रेस हो के चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर इवन अप्लाई करने लग जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू है, अवेयरनेस की कमी है, फुकदान है। बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन आपने बताया कि, और अवेयरनेस की कमी, फुकदान बहुत बड़ा मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ख़वातीन और मर्दों को हमारे यहाँ तो पता ही नहीं होता कि डर्मा और ब्यूटी क्रीम्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, जिसकी वजह से इशूज़ बनते हैं, बीमारियाँ सामने आती हैं। सबसे पहले तो मैं एक ज़रूरी बात की वजाहत कर लूँ। लोग समझते हैं कि उनका स्किन टोन या स्किन कलर चेंज हो सकता है। स्किन कलर दुनिया का कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर सकता। कलर के हिसाब से स्किन की 6 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टू टाइप 6। टाइप 1 में वो लोग हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हैं, जो मोस्ट फेयरेस्ट स्किन है, और टाइप 6 में जो अफ्रीकन स्किन है वो। तो दुनिया का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो आपके स्किन को बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला बना दे। हम ट्रीट क्या करते हैं, हम बेसिकली स्किन के ऊपर आने वाला जो पिगमेंटेशन है या जो फ्रैकल्स हैं या जो मेलाज्मा है वो ट्रीट करते हैं, उसके लिए पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं। हम कभी ये नहीं कर सकते कि हम किसी एशियन को हम जो है ना अंग्रेज़ बना दें। तो अवाम के जहन से ये बात निकल जानी चाहिए। वो अपने ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बहुत महंगे महंगे इंजेक्शंस लगा रहे हैं, क्रीम्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी वजाहत है आवाम को मैं बताता चलूँ कि अगर आपका स्किन टाइप 2 है तो आपका स्किन टाइप 1 नहीं हो सकता, अगर आपका स्किन टाइप 5 है तो आपका स्किन टाइप 3 नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है वो चेंज नहीं हो सकता वो स्किन कलर। क्या हो सकता है बेहतर, आपकी स्किन के ऊपर जो इजाफी पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, धब्बे, खड़े, ये बेहतर हो सकता है। जी, मतलब जो अल्लाह ताला ने आपको स्किन दी है, जो रंगत दी है, उसी को इन्हांस करें, उसी की ट्रीटमेंट करें, उससे आगे पीछे ना जाएं। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मुझे बताएं प्लीज़ कि आपने अभी जिक्र किया कि न्यू बॉर्न बच्चों के ऊपर, जो जुमला आपका मेरे जहन में चिपक गया है जब से, कि न्यू बॉर्न बच्चों के ऊपर क्रीम्स अप्लाई किए जा रही हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, वो नए नए दुनिया में आए होते हैं, अभी तो वो जगह बना रहे हैं एटमॉस्फेयर में अपनी स्किन को से यूज़ टू करने के लिए। तो वो कितना डेंजरस है एक छोटे बच्चे के ऊपर इन क्रीम्स का अप्लाई कर देना।
जी सोनिया, इवन मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब स्कूल में इस बच्चे को बाकी बच्चे तंग कर रहे हैं कि इसका कलर डार्क है, तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट, वो वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दें बच्चे को जिससे इसका कलर फेयर हो जाए। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं सोनिया। तो कहने का मकसद ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा इशू है। ये अवेयरनेस पेरेंट्स में लाना कि आपका बच्चा, अल्लाह ने जो भी उसको रंगत दी हुई है वो खूबसूरत है, आप इसी की स्किन केयर करें, इसी को प्रोटेक्ट करें, इसी को स्कार से बचाएं, इसी को, अगर ये एडोलेसेंट फेज में एंटर हो रहा है तो एक्नी अगर आ रहा है उससे बचाएं। यानी दाग धब्बों और इजाफी जो नकाइस हैं जिल्द के ऊपर जो आ जाते हैं उससे बचाएं। कलर चेंज करने की कभी कोशिश ना करें, बिल्कुल कभी बिल्कुल उसको व्हाइटनिंग इंजेक्शंस और क्रीम्स की तरफ ना बिल्कुल लेके। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने डॉक्टर बिलाल शम्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर हमारे साथ है, स्किन एक्सपर्ट, और वो बता रहे थे कि खुदारा गोरेपन के पीछे ना भागे। जो छोटे छोटे बच्चों को, छोटी लड़कियों को आप लोग इंजेक्शंस लगवा देते हैं, ये अच्छा नहीं है, हेल्थ के हवाले से अच्छा नहीं है। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें राज़ी रहिए, खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। और इसी मैसेज के साथ आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।